गुड मॉर्निंग एवरीवन, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, कल से देखो 6 दिन कंटिन्यू क्लास है। कोई एक्सेप्शनली सर्कमस्टांसेस हो गए, लाइट वगैरह नहीं आ रही होगी तो फिर मैं बता दूंगी। अदरवाइज 6-7 दिन जो भी है अपनी कंटिन्यू क्लास खत्म भी हो जाएगा, ज्यादा है इसके अंदर। देखिए, उस दिन जब मैं आपको बता रही थी तो मैंने आपको 3 चीजें बोली थी। क्या बोला था? जब मैंने बोला था कि प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है, तो मैंने बोला था इलेक्टोरल रोल से इलेक्ट होता है। और मैंने बोला था 3 शब्द सुनोगे वहां पे। आप क्या सुनोगे? एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सुनोगे, एक वहां शब्द सुनोगे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है, और एक शब्द सुनोगे सीक्रेट बैलेट। तो सीक्रेट बैलेट आप सभी को पता है। सीक्रेट बैलेट में मतलब आप कोई किसी को इंसिस्ट नहीं किया जा सकता कि आप अपना वोट दिखाओ कि किसको वोट दिया। तो 3 तरीके से वोट होते हैं, आप हर जगह देखोगे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और सीक्रेट बैलेट। तो सीक्रेट बैलेट जो वोटिंग प्राइवेटली की जाती है और गोपनीय की जाती है, कॉन्फिडेंशियली की जाती है। देखिए, किसी व्यक्ति को फोर्स नहीं किया जा सकता कि आप अपनी चॉइस को रिवेल करो। ये इंश्योर करता है फ्री और फेयर इलेक्शन। फिर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आप लोग कभी वोट देने जाते होंगे तो क्या करते हैं? वोट देते हैं, 1 2 3 4 प्रेफरेंस देते हैं। तो वोटर गिव्स प्रेफरेंस फर्स्ट सेकंड थर्ड एटसेट्रा फॉर कैंडिडेट्स। इफ नो वन गेट्स मेजोरिटी, लोएस्ट कैंडिडेट एलिमिनेट, और वोट्स क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं। ये सब जगह ही ऐसा ही होता है। मैंने उस दिन सिखाया था, जैसे मान लो यहाँ 10 वोट मिले, यहाँ 10 वोट मिले, यहाँ 5 वोट मिले, मतलब 6 वोट मिले। ये 6 वाला एलिमिनेट हो जाएगा, फिर ये 6 वाला 3 3 में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। फिर जिसको भी वोट मिले, मतलब यहाँ पे किसी को 9 मिले, बराबर मिल मतलब कम मिल रहे हैं, ज्यादा मिल रहे हैं, तो जो सबसे कम वाला है वो एलिमिनेट होके फिर क्या हो जाते हैं? वोट ट्रांसफर हो जाते हैं जो बच रहे। फिर एलिमिनेट होके फिर जो वोट होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं, मतलब किसी का वोट वेस्ट नहीं जाता। एक बार हैंड रेज करो। अपन ऐसा नहीं है कि अपन ने मोहन नाम के बंदे को वोट दिया, ठीक है, मोहन नाम का बंदा जीता नहीं है, तो इसका वोट वेस्ट नहीं जाएगा, इसका वोट ट्रांसफर है। तो यहाँ पे होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो क्या लिखा हुआ है कि वोटर गिव प्रेफरेंस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कोई भी व्यक्ति को मेजोरिटी नहीं मिलती, लोएस्ट कैंडिडेट क्या हो जाता है? एलिमिनेट हो जाता है और उसके वोट ट्रांसफर हो जाते हैं। और प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक कि मेजोरिटी नहीं आ जाती वैलिड वोट्स की। ठीक है। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, देखो, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि एमएलए जो मतलब जो एमएलए के वोट्स होते हैं ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के वोट्स जो होते हैं, वो पॉपुलेशन ऑफ देयर स्टेट, मतलब राजस्थान की पॉपुलेशन कितनी है भाई। एमपी जो है अपने, राज्यसभा और लोकसभा 3 जनों से इलेक्ट होता है। प्रेसिडेंट 3 जनों से इलेक्ट होता है। एक एमपी, एमपी मतलब पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर। पार्लियामेंट में कितने लोग होते हैं? पार्लियामेंट में 3 जने होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट। ठीक है। तो राज्यसभा के मेंबर और लोकसभा के मेंबर, ठीक है, ये तो सही है। लेकिन आप मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के वोट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे? तो ये जो एमएलए के वोट होते हैं ना, ये पूरे राज्य को रिप्रेजेंट कर, मतलब पूरे राज्य की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला निकाल दिया जाता है। ठीक है। तो हर एमपी की वैल्यू अलग अलग हो जाती है, जितनी उसकी पॉपुलेशन है ना, उसके स्टेट की पॉपुलेशन उसके अकॉर्डिंग। तो ऐसा होता है कि बराबर प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इसे कहा जाता है। ठीक है। तो आज के बाद कंफ्यूज मत होना, 3 शब्द सुनते हैं अपन हर वोट में: प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सीक्रेट बैलेट और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। हम ये सब चीजें पढ़ चुके थे पूरा हमने। देखो, एक बार आर्टिकल कंफर्म कर लेते हैं, कंफ्यूज मत होना। आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट है, ठीक है, 52 में एक प्रेसिडेंट होगा, मैं वो ऊपर ऊपर से बता रही हूँ। एग्जीक्यूटिव पावर है। 54 में कैसे इलेक्शन है? 54 और 55 में इलेक्शन है प्रेसिडेंट का। 56 में इसकी योग्यता है। ठीक है। जस्ट 89 देख लेना, सामने सामने थोड़ा थोड़ा मैच करते जाना। सिमिलर चल रहा है, मतलब गवर्नर के तो अलग चलते, गवर्नर के 153 से 161 चलता है। मोस्टली चीजें सिमिलर है। 57 में एलिजिबिलिटी है। 58 में कौन बन सकता है प्रेसिडेंट? तो याद रखो, प्रेसिडेंट बनने के लिए लोकसभा का अध्यक्ष बनने की योग्यता होनी चाहिए। किस बनने की? मतलब क्या बनने की? लोकसभा का अध्यक्ष नहीं, लोकसभा का मेंबर बनने की योग्यता होनी चाहिए। और वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए किसकी योग्यता होनी चाहिए खुशप्रीत? वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए किस सभा की योग्यता होनी जरूरी है? राज्यसभा। हम सबको समझ में आया कि ये चीज? यदि आपने क्लास में थोड़ा सा भी सुना होगा, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का चेयरमैन होता है, हेड होता है। तो प्रेसिडेंट बनने के लिए लोकसभा का मेंबर बनने की योग्यता होनी चाहिए, और वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए राज्यसभा का मेंबर बनने की योग्यता होनी चाहिए। ये सब हम पढ़ चुके थे। कंडीशन ऑफ ऑफिस ये सब हमने पढ़ लिया था। ओथ इसकी 60 में दे रखी है, ठीक है, गवर्नर की 159 में दे रखी है। इम्पीचमेंट हम सब बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे। पुरानी क्लासेस एक बार आराम से देख लेना। पार्डनिंग पावर हमने पढ़ ली थी, ये सारी पावर हमने पढ़ ली। ठीक है। और आप याद रख लो 72 और 161, जो जो आर्टिकल मैं बोल रही हूँ, मतलब आपको याद रखना है। 72
161। यहाँ पे गवर्नर की पार्डनिंग पावर है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर है, यहाँ गवर्नर की पार्डनिंग पावर है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बोला 54 55 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, 61 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, 61 इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को रिमूव नहीं किया जाता, शब्द नहीं है रिमूव, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है। और ध्यान रखो गवर्नर को रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, जुडिशियल पावर, ये सब चीजें हमने सारी चीजें हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे। वाइस प्रेसिडेंट पर आ चुके थे, ये सब हमने पढ़ लिया था। वाइस प्रेसिडेंट 63 से 69 तक होता है, ये सब हमने पढ़ लिया था। मैं ऐसे ही बता देती हूँ कि एक वाइस प्रेसिडेंट होगा, वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा, किसका, राज्यसभा का चेयरमैन। ठीक है, राज्यसभा का चेयरमैन होगा। फिर यदि प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, रेजिग्नेशन हो जाता है, रिमूवल हो जाता है, कोई अन्य कारण हो जाता है, तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के पद को क्या कर लेता है, एक्ट करता है एज ए प्रेसिडेंट। ठीक है, और मान लीजिए कि ना प्रेसिडेंट है और ना वाइस प्रेसिडेंट है, तो सीजीआई, सीजीआई क्या करता है, सीजीआई, और यदि सीजीआई भी नहीं तो सीनियर मोस्ट जज क्या बन जाते हैं, अपने प्रेसिडेंट के रूप में कार्यरत। इलेक्शन कैसे होगा, तो आपको याद रख लो, वहां पे मैंने आपको बताया था प्रेसिडेंट में होता है इलेक्टोरल रोल, जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, यहाँ पे सारे मेंबर, सारे मेंबर। ठीक है, और यहाँ पे क्या, वहां पे कौन से होता है, वहां पे होते हैं अपने लोकसभा, राज्यसभा और एमएलए, लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, याद रखना आपको। और यहाँ पे आपको दिखेंगे लोकसभा और राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट में कौन दिखेंगे, लोकसभा और राज्यसभा के, वहां पे इलेक्टेड होता है और यहाँ पे सारे मेंबर वोट करते हैं। ठीक है, वही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, बार बार अपन को समझने की जरूरत नहीं है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और सीक्रेट बैलेट के द्वारा किया जाए। क्या होगा, ये सब हम पढ़ चुके हैं कि लोकसभा की का मेंबर नहीं होना चाहिए, मेंबर नहीं होना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। भाई कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लो प्रेसिडेंट है, लोकसभा का मेंबर होगा तो वो प्रेसिडेंट कैसे बन जाएगा। ठीक है, तो योग्यता होनी जरूरी है, मेंबर नहीं होना चाहिए। कि यदि लोकसभा, ये जो भी वाइस प्रेसिडेंट है, लोकसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए, राज्यसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए, किसी भी लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होना चाहिए। और यदि तुझे प्रेसिडेंट बनना है तो पहले मेंबर से रिजाइन देना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी थी, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। अब सुनो, कंफ्यूज मत होना, लोकसभा के मेंबर बनने के लिए कितनी उम्र जरूरी है, कुछ किसी को आइडिया, अनुसार? मैम 25। और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मैम आई एम नॉट श्योर बट 35 आई गेस। 30। ठीक है, 30। ये बड़ा बड़ा होता है ना, ये अपर हाउस होता है, ये अपर हाउस होता है, ये लोअर हाउस होता है। तो यहाँ पे लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आपको 25 साल चाहिए, और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आपको 30 साल चाहिए। लेकिन प्रेसिडेंट बनने के लिए एज कितनी देर की, कहने को तो लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट में लोकसभा की योग्यता होनी चाहिए, तो लोकसभा की योग्यता तो 25 साल होगी, नहीं, एज में, एज जो है, एज दोनों की 35 साल। एक बार हैंड रेज कर दो, याद रखना इस चीज को, क्योंकि ऐसे लगता है लोकसभा का मेंबर है, राज्यसभा का मेंबर है, क्योंकि ये प्रेसिडेंट को लोकसभा का मेंबर सदस्यों की वो होनी चाहिए अनिवार्यता, राज्यसभा के मेंबर वाले को वाइस प्रेसिडेंट वाले को चाहिए। लेकिन इनकी एज 25 और 30 है, लेकिन आप देखो एज में मैच्योरिटी तो चाहिए, तो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट 35 साल के, 35 साल के बनता है। ठीक है, तो ये सब चीजें मैं इतनी जल्दी इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और इसमें क्या योग्यता होनी चाहिए, राज्यसभा के मेंबर बनने की योग्यता होनी चाहिए वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, और ये सब लोग, आपको सबको पता है 5 साल, 5 साल तक क्या होगा, बने रहेंगे। और मैंने आपको सिखाया था कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट किसी भी सभा में क्या हो सकता है, स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट किसका चेयरमैन है, राज्यसभा का चेयरमैन है, तो इसका इम्पीचमेंट किस जगह स्टार्ट होगा, राज्यसभा। इम्पीचमेंट नहीं, इसका रिमूवल कहाँ स्टार्ट होगा, प्रेसिडेंट का ही होता है इम्पीचमेंट, इसका रिमूवल कहाँ स्टार्ट होगा, राज्यसभा में स्टार्ट। ठीक है, इसकी सिंपल मेजोरिटी से ये पास कर देगा, फिर लोकसभा में जाएगा। याद रखना कि प्रेसिडेंट का किसी भी सभा में शुरू हो सकता है और वाइस प्रेसिडेंट का राज्यसभा में शुरू होता है। ये सब हमने पढ़ लिया। अब अब आते हैं अब अपन अच्छे से पढ़ लेते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थोड़ा कम पढ़ा था उससे। देख, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो यहाँ पे होती है राज्य, यहाँ पे है अपना यूनियन और यहाँ पे अपना स्टेट। ठीक है, तो यूनियन में अपन देखते हैं मंत्रिपरिषद, तो मंत्रिपरिषद का हेड कौन बनेगा, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, और यहाँ पे जो हेड बनेगा वो बनेगा चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट। चीफ मिनिस्टर्स कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नर। कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नर अपॉइंट करेगा। फिर ये तो चलो प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन इसके अलावा भी तो गृह गृह वाले मंत्री, शिक्षा मंत्री, रेल मंत्री, ये सब लोग मंत्री भी तो अपॉइंट होंगे, तो ये कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट। अदर मंत्री कौन अपॉइंट करेंगे, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, बट विद द कन्वीनियंस, विद द कन्वीनियंस विद ऑफ द
प्राइम मिनिस्टर, करेगा प्रेसिडेंट ही, लेकिन प्राइम मिनिस्टर से सलाह कर लेने के बाद में अन्य मिनिस्टर्स को क्या करेगा, अपॉइंट करेगा। गवर्नर में भी सीएम को अपॉइंट करेगा, जो अदर मिनिस्टर होंगे गवर्नर सीएम से कंसर्न लेने के बाद क्या करेगा, अपॉइंट करेगा। अब ध्यान से सुनिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के वैसे तो क्या है, वो होता है ना इशारों पे, जो चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे गवर्नर हो, कहने को हेड है, सिर्फ कहने को हेड, लेकिन ये किसके इशारों पे, किसके इशारों पे काम करता है, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है ना, ये इनको एड और एडवाइस देती है। लाइक अपन जानते हैं मोदी, नरेंद्र मोदी जी, तो नरेंद्र मोदी जी एड एंड एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट, ठीक है, एड एंड एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को, तब वो काम करती है, ऐसे काम नहीं करते। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि नरेंद्र मोदी जी ने एड एंड एडवाइस दी प्रेसिडेंट, तो बाध्य है क्या? पुराने जमाने में जी हाँ बाध्य था, इसने बोला इसको सुनना पड़ेगा, इसने बोला तो इसको सुनना पड़ेगा। लेकिन फिर भाई, फिर क्यों तुमने हेड बना रखा है एग्जीक्यूटिव का? तो 44th अमेंडमेंट आया था। कौन सा अमेंडमेंट? 44th अमेंडमेंट आया था, उसमें कहा कि प्रेसिडेंट, ये जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब नरेंद्र मोदी जी के साथ में जो अन्य मंत्री है, इनको क्या भेजता है, रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है एक बार, कि भाई आप अपने ओपिनियन पे क्या करो, रिकंसिडर करो अपने ओपिनियन को। फिर जैसे ये रिकंसिडरेशन के लिए भेजेंगे, फिर इन्होंने अपना ओपिनियन दिया, अब बात थी, एक बार हैंड रेस कर दो। मैंने क्या बोला, पहले नहीं था, पहले नहीं था, डायरेक्ट किसको सुनना पड़ता है, डायरेक्ट सुनना पड़ता था प्रेसिडेंट को। लेकिन 44th अमेंडमेंट आया, शायद 1978 का अमेंडमेंट है, देख लेंगे अपन, 1976 का है, 42nd, हाँ ठीक है। तो क्या हुआ, उन्होंने कहा कि भाई रिकंसिडरेशन इज 42nd अमेंडमेंट, कहने को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, लेकिन 44th अमेंडमेंट में बहुत अच्छे अच्छे अमेंडमेंट हुए थे। लाइक इमरजेंसी में आप आर्टिकल 1921 को वो नहीं कर सकते, सस्पेंड नहीं कर सकते, ये वाला रिकंसिडरेशन का वो हुआ था। तो काफी पॉजिटिव अमेंडमेंट हुए थे 44th अमेंडमेंट में, 44th अमेंडमेंट, ठीक है, जैसे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और इन सब चीज को अपनाया गया था। तो देखिए आ जाइए सेक्शन आर्टिकल 74, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ते हैं। There shall be a council of minister with the prime minister. There shall be a council of minister with the prime minister at the head to aid and advise the president. क्या करने काम में आते हैं, aid and advise करते हैं president को। Who shall in the exercise of his function act in accordance with such advice. जो president होगा उनके according क्या करेगा, advice के according काम करेगा। Provided that president may require the council of minister to reconsider such advice. एक बार क्या कर सकता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिकंसिडर करने के लिए बोल सकता है, ईदर जनरली और अदरवाइज, एंड द प्रेसिडेंट शेल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस टेंडर्ड आफ्टर सच रिकंसिडरेशन। अब बात भी हो जाएगा, एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया, लेकिन एक बार रिकंसिडरेशन के बाद में आपके पास में दोबारा ओपिनियन आ गया, अब आप बात दो, ये एडेड थ्रू 44th अमेंडमेंट। अब ये एक बात है कि नरेंद्र मोदी ने द्रौपदी मुर्मू को क्या एडवाइस दी, ठीक है, क्योंकि सबको पता है कि कौन किसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, नरेंद्र मोदी जी के अकॉर्डिंग द्रौपदी मुर्मू काम कर रही है। तो क्वेश्चन है कि नरेंद्र मोदी जी ने द्रौपदी मुर्मू को क्या एडवाइस दी, ये इस चीज पे कभी क्वेश्चन नहीं उठ सकता, इस चीज पे कभी क्वेश्चन नहीं उठ सकता है। तो द क्वेश्चन वेदर एनी और इफ सो, यदि दी गई है तो क्या एडवाइस was tendered by minister to the president shall not be inquired in any court. ये किसी भी तरीके से किसी भी कोर्ट में इंक्वायर नहीं होगी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसने प्रेसिडेंट को क्या एडवाइस दी। तो ये करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का भी केस है और लिखा भी हुआ है आर्टिकल 74 के सब क्लॉज 2। आ जाइए गवर्नर का देखते हैं, ठीक है, मैंने सिखाई दिए थे 74 में 89, बहुत टाइम तक 89 जुड़ेगा, बहुत टाइम तक 89 जुड़ेगा सामने वाले आर्टिकल के लिए। यहाँ पे आपको ये आर्टिकल याद करना, ये ऑटोमेटिकली याद हो जाए, कुछ बहुत समय तक, लाइक सेक्शन 120 तक 89 जुड़ता है, फिर 90 जुड़ने लग जाता है। तो देखो 160, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो एड एंड एडवाइस करेगी गवर्नर को, ठीक है, और गवर्नर के एड एंड एडवाइस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस में गवर्नर क्या करेगा, काम करेगा। यदि यहाँ लिख पढ़ लेते हैं, इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस वेदर एनी मैटर इज और is not a matter as respect which the governor or why under this constitution required to act in his discretion, the decision of the governor is it shall be final. The validity of anything done by the governor shall not be called in question on the ground that he ought or ought not to have acted in his discretion. अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा जो है, देखो यहाँ पे रिकंसिडरेशन की बात नहीं की गई है, गवर्नर के केस में रिकंसिडरेशन की
बात की नहीं की गई। क्या लिखा हुआ है कि इफ एनी क्वेश्चन, वैसे तो ये एड एंड एडवाइस करेंगे, लेकिन if any question arises whether any matter is or is not a matter as respect which the governor is by or under his constitution to act in his discretion, मतलब कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे गवर्नर अपने डिस्क्रिप्शन में काम कर सकता है। मतलब बहुत सारी जगह अपन आगे बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, कंटिजेंसी फंड आते हैं और बहुत सारी चीजें, तो कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे गवर्नर अपने डिस्क्रिप्शन में काम कर सकता है। ठीक है, इवन दो एड एंड एडवाइस दी गई, मैं आपको इसके नाम लिख के बता दूं। ठीक है, तो अब यहाँ पे कि गवर्नर ने अपने डिस्क्रिशन में काम किया है ना, अपने डिस्क्रिशन में काम किया है। जैसे अब आप देखोगे आर्टिकल 201, ये क्या करता है, गवर्नर गवर्नर कोई भी बिल पास करने से पहले प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए उसको क्या कर लेता है, होल्ड कर लेता है। तो इसमें इस चीज में किसकी जरूरत नहीं है, इस चीज में इनकी एड और एडवाइस की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो कुछ कुछ जगह ऐसी है, वो जगह का अपन नाम लिख देंगे, जहां पर इनकी एड एंड एडवाइस के अलावा भी गवर्नर अपने डिस्क्रिप्शन से काम करे। किसके डिस्क्रिप्शन से? अपने डिस्क्रिप्शन से काम करेगा। और गवर्नर का ये जो डिस्क्रिप्शन का डिसीजन है, ये फाइनल होगा, ये फाइनल होगा। और ये किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं उठाया जाएगा कि उसको अपने डिस्क्रिप्शन में काम करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। ऐसे 4 से 5 चीज अपन लिख दूंगी, मैं अपने अपने एक बार ग्रुप में भी डाल देना कि गवर्नर ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जहां पर ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इनकी एड एडवाइस से काम सुनेगा तो सही, लेकिन डिसीजन जो लेगा अपने डिस्क्रिप्शन पे लेगा। किस पे लेगा? अपने डिस्क्रिप्शन पे लेगा। और लास्ट में वही लिखा है कि ये क्वेश्चन की क्या एड और एडवाइस दी गई थी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा गवर्नर को, ये कभी भी क्वेश्चन में नहीं उठी। अब आओ, तो आर्टिकल 74 सिंपल, आपसे पूछा गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, यहाँ पे गवर्नर को। ठीक है, और ये रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर गवर्नर का डिस्क्रिप्शन फाइनल होगा, और कोई भी ऐसा क्वेश्चन की क्या एडवाइस दी गई थी, ये कभी भी कोर्ट में नहीं उठाया जाएगा। सेम यहाँ लिखा होगा। अब देखिए अदर प्रोविजन, तो सबको पता है प्राइम मिनिस्टर हेड होगा, प्राइम मिनिस्टर हेड होगा, यहाँ चीफ मिनिस्टर हेड होगा। कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। यहाँ कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर अपॉइंट करेगा। अदर जो मिनिस्टर है कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, लेकिन पीएम की एडवाइस पे। यहाँ पे गवर्नर अपॉइंट करेगा लेकिन सीएम की एडवाइस। तो देखिए, और ये कितने होंगे? ये 15%, ये 15% होंगे लोकसभा के मेंबर के। मान लीजिए लोकसभा में 550 मेंबर है, तो 550 मेंबर के 15% ये होंगे। कौन होंगे? मतलब जो भी है ये होंगे, क्या बोलते हैं, 15% मेंबर कौन होंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होंगे। और यहाँ पे 15% ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि लोकसभा के सामने यहाँ क्या चलती है? लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आइए देखते हैं। The Prime Minister shall be appointed by the President. The Prime Minister shall be appointed by the President, and the other minister shall be appointed by the President on the advice of Prime Minister. सेम यहाँ लिखा हुआ है कि CM shall be appointed by the Governor and other minister on CM's advice shall be appointed by the Governor. The total number of ministers including the Prime Minister, ये भी ध्यान रखिए कि 15% होते हैं किसके? लोकसभा के। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है, तो ये हाउस ऑफ पीपल के 15% के जितने भी मेंबर है उसके 15% हो सकते हैं मैक्सिमम। और ये किसके होंगे? ये 15% होंगे लेजिस्लेटिव, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। और मिनिमम कितने होंगे? 12 मिनिमम इसमें अंदर, क्योंकि लेजिस्लेटिव उसमें क्या, लेजिस्लेटिव असेंबली में कम मेंबर होते हैं ना, तो इन्होंने बोला कि चाहे 15% ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के होंगे, लेकिन मिनिमम कितने होंगे? मिनिमम होंगे इसके अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 12। अब देखो, मैंने आपको उस दिन सिखा दिया था कि ये जो होंगे ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो आपको मैंने उस दिन सिखा दिया था, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे ना, ये किसी ना किसी हाउस का हिस्सा होना चाहिए। सिखाया ना मैंने, एक बार हैंड रेज करो, याद करो। मैंने आपको बोला ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, आपको कोई ऐसे व्यक्ति दिख जाएगा क्या? कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनता हुआ नहीं दिखेगा आपको ऐसे व्यक्ति। तो ये किसी ना किसी हाउस के हिस्सा होना चाहिए, किसी ना किसी हाउस का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन क्या बोला था खुशप्रीत मैंने कि कितने महीने तक जरूरी नहीं है, मतलब मैं भी बन सकती हूँ काउंसिल ऑफ 6 मिनिस्टर। months. 6 मंथ्स। याद रखो, आपके प्री का क्वेश्चन है, एक बार हैंड रेज करो, याद रख लो माइंड में कि 6 महीने तक एक नॉर्मल व्यक्ति, 6 महीने तक एक नॉर्मल व्यक्ति भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा हो सकता है। लेकिन जैसे ही 6 महीने खत्म हो जाएंगे ना, उसको
किसी ना किसी हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा, अदरवाइज ले भाई तू निकल। तो समझो, आओ देखते हैं। ये तो सिंपल है कि अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी हु इज डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ दैट हाउस अंडर पैराग्राफ 2 10 शेड्यूल में दे रखे हैं डिस्क्वालिफिकेशन, इसमें दे रखे 10 नहीं 10 शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉज दे रखे हैं, उसके अंदर डिस्क्वालिफिक एक व्यक्ति एंटी डिफेक्शन लॉ के कारण क्या है, डिस्क्वालिफाइड है। एंटी डिफेक्शन क्या लॉ होते हैं, मतलब डिफेक्ट, ध्यान से, अभी अपन को दिमाग नहीं लगाना। एंटी डिफेक्शन लॉ में मतलब दल बदल और ये सब चीजें आती है, तो एक व्यक्ति क्या हो जाता है, डिस्क्वालीफाई हो जाता है मेंबर बनने के लिए। तो इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति जो क्या नहीं बन सकता, जो एक व्यक्ति क्यों हाउस जो पार्लियामेंट है उसका मेंबर नहीं बन सकता, क्योंकि वो 10th शेड्यूल में डिस्क्वालिफाइड है। 10th शेड्यूल में डिस्क्वालिफाइड है। तो अब तुम्हें मैंने पहले ही बता दिया कि जब वो इस मेंबर ही नहीं बन सकता तो मिनिस्टर तो क्या बनेगा। ठीक है, तो मेंबर बनना इज मैंडेटरी। तो देखो, एक व्यक्ति ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी हु इज डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ दैट हाउस अंडर पैराग्राफ 2 ऑफ 10th शेड्यूल, याद रखना 10th शेड्यूल का पैराग्राफ 2 में है एंटी डिफेक्शन, शैल आल्सो बी डिस्क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर। बिल्कुल माइंड में कुछ भी नहीं, आप ये सोचो कि नॉर्मल व्यक्ति को आप मिनिस्टर बनते हुए नहीं देखते हो, पारुल जैन को मिनिस्टर बनते हुए नहीं देखोगे। हमेशा जो भी व्यक्ति मेंबर ये मिनिस्टर बनता है ना, मंत्री बनता है, तो उसको वो हमेशा मेंबर मतलब किसी हाउस का मेंबर होना चाहिए। तो यदि किसी हाउस का मेंबर बनने के लिए लायक नहीं है वो, क्योंकि वो 10th शेड्यूल के पैराग्राफ 2 में डिस्क्वालिफाइड है, तो भाई उधर लायक नहीं है तो यहाँ कैसे लायक होगा। तो जैसे ही वहां डिस्क्वालिफाइड है तो आप यहाँ भी मिनिस्टर बनने के लिए डिस्क्वालिफाइड हो। ठीक है, और ठीक है, अब आओ ये पढ़ लेते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, जो भी मिनिस्टर है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट में क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को होल्ड करते हैं। ये अपन आर्टिकल 310 में पढ़ लेंगे कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट हटा सकता है इनको, दिल्ली भाई हटे। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के लिए क्या होते हैं, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं इधर के स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब क्या होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस दिन भी सिखाया कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति का ओपिनियन है, एक मंत्री का ओपिनियन, और सारे मंत्री के ओपिनियन को क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, और लोकसभा का वो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है कि भाई हम नहीं सुन रहे आपकी बात, तो सारे के सारे व्यक्तियों को, जो भी मंत्री परिषद है, उनको रिजाइन देना पड़ेगा। लिखा भी है मैंने, आइए कि इफ वन मिनिस्टर टेक्स अ डिसीजन, if one minister takes a decision the whole council states by it, एक मंत्री ने डिसीजन लिया और whole council states by it, and if the Lok Sabha loses confidence even one minister, मान लीजिए कि मोदी ने डिसीजन लिया, मोदी मान लेते, जो भी अमित शाह जी मान लेते, गृह मंत्री अमित शाह जी ने डिसीजन लिया, वो और सारे के सारे लोकसभा उनके डिसीजन पे क्या खड़ी हुई है, स्टैंड बाय इट, अमित शाह जी के डिसीजन पे। अब यदि लोकसभा अमित शाह जी में ही कॉन्फिडेंस लूज कर देती है ना, केवल एक मंत्री में कॉन्फिडेंस लूज कर देती है, तो द एंटायर काउंसिल इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर मस्ट रिजाइन। एक बार हैंड रेज करो, याद है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, रटना नहीं है किसी भी चीज। मैंने उस दिन भी सिखाया था कि भाई रटो मत, रटने से पहले चीजों को समझो कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल की यदि एक व्यक्ति में भी कॉन्फिडेंस लूज कर देती है ना लोकसभा, सबको रिजाइन देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ और ये किसके लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हाँ इट इज बेटर फॉर द ऑपोजिशन ना, तो वो ये क्यों नहीं करते। ठीक है, इतना मैं इतना पॉलिटिक्स में दिमाग लगा, बस सिंपल सिंपल तुम याद कर लो। अपन को जो जो चीजें याद करनी है ना वो चीजें याद कर लो, बहुत ही अलग गेम चलते हैं वहां पे। बस रट लो ये चीजें, छोटी छोटी चीजें, कि भाई मेरे को लगा कि भाई अपन को मन में होना चाहिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, पता चलना चाहिए, इसलिए मैंने समझा दिया, अदरवाइज मैं नहीं समझाती, मेरे को लगा कि नहीं बता देना चाहिए। ठीक है, अब आओ यहाँ की जो इनको जो ओथ दिलाता है वो प्रेसिडेंट दिलाता है। ठीक है, इनको जो ओथ दिलाता है वो प्रेसिडेंट दिलाता है शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग। भाई गवर्नर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की ओथ आर्टिकल में लिखी हुई है, लिखती है ना आर्टिकल में, तनु याद है, आर्टिकल में लिखी हुई है इनकी, जो इनकी ओथ है, लेकिन बाकी सबकी तो 3rd शेड्यूल में लिखी हुई है। तो ये जो इनको ओथ दिलाता है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, अफर्मेशन एंड ओथ, शेड्यूल 3,
ठीक है, तो ये जो इनको ओथ दिलाते हैं ये थर्ड शेड्यूल के अकॉर्डिंग ओथ दिलाते हैं, और ये इनको गवर्नर ओथ दिलाएंगे। भाई इधर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कौन ओथ दिलाएगा? इनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को गवर्नर ओथ दिलाएंगे, और इनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को प्रेसिडेंट ओथ दिलाएंगे। ठीक है, कैसे अकॉर्डिंग? शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग। और ये जो अपन पढ़ रहे थे वही चीज है कि अ मिनिस्टर हु, हम तो इसको तो हम पढ़ते ही नहीं है, कभी नहीं पढ़ा हमने, बस आर्टिकल नंबर साइड में याद कर लेते हैं क्योंकि बराबर चलता है ये बोला कि एक व्यक्ति who is for any period of 6 consecutive months is not a member of either house of parliament shall at the expiration of that period ceases to be minister। एक ऐसा मंत्री जो 6 महीने तक हाउस ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, वो जैसे 6 महीने खत्म हो जाएंगे वो मिनिस्टर के पद को मिनिस्टर के पद से सीज हो जाएगा। इट मीन्स अ नॉन लेजिस्लेटर कैन रिमेन अ मिनिस्टर ओनली फॉर 6 months। बियॉन्ड 6 months दिस हैज टू बी इलेक्टेड, उसको एक चीज को इलेक्ट करना पड़ेगा, इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये मैं समझा चुकी हूँ, ये आपके प्री में आता है कि एक नॉन लेजिस्लेटिव मेंबर भी हाउस ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट बन सकता है, 6 महीने तक बन सकता है, कोई नहीं रोक रहा। शेड्यूल ये जो सैलरी होगी वो डिसाइड कर देगा पार्लियामेंट, और इसकी शायद इसका लेजिस्लेचर स्टार्ट कर देख लेगा। अब आ जाओ प्राइम मिनिस्टर की क्या ड्यूटी होती है, ये पूछा जाएगा आपसे 3 नंबर का क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी बताओ। तो प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी कि यूनियन के जो अफेयर्स हैं उनको एडमिनिस्टर करने के लिए जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने डिसीजन लिए हैं उनको सर्क्यूलेट करा जाता है, कम्युनिकेट करता है। मैंने क्या बोला कि प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट all decision of council of minister relating to the administration of the affairs of the union and proposals of the legislation। ठीक, सिंपल कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो भी डिसीजन लिया है उसको कम्युनिकेट करना किसकी जिम्मेदारी है? प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी। फिर यहां तो ये खुद कर रहा है अपनी इच्छा से, सेकंड पैराग्राफ में प्रेसिडेंट बुला रहा है कि ला बता, तो टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन। याद रख लो एक शब्द भाई, यूनियन के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन एज द प्रेसिडेंट मे कॉल फॉर। यहाँ पे खुद आगे बढ़ के बोल रहा है और यहाँ पे प्रेसिडेंट बोल रहा है कि भाई बता, सुना इंफॉर्मेशन। इफ द प्रेसिडेंट सो रिक्वायर्स टू सबमिट द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर ऑन विच अ डिसीजन हैज बीन टेकन बाय मिनिस्टर बट व्हिच हैज बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल। तो सिंपल, यदि प्रेसिडेंट कोई भी चीज को बोलता है तो उसको रिकंसिडरेशन के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भेजता है। ठीक है, तो सिंपल से काम है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनको प्रेसिडेंट को बताता है कि सर हमने ये डिसीजन लिया। प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन से रिलेटेड कोई चीज पूछता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाता है, और प्रेसिडेंट की कोई भी बात काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कम्युनिकेट कर देता है, प्रेसिडेंट ऑफ की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कम्युनिकेट कर देता है। अब यहाँ पे आर्टिकल 88 लिखने का ऐसा कोई वो नहीं था, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या कर सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हाउसेज होते हैं ना, लोकसभा राज्यसभा, वहां जाके मुंह खोल सकते हैं अपना, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या बोला मैंने कि जो काउंसिल ऑफ बैठे रहते हैं, अपन देखते नहीं, अमित शाह जी को देखते हैं क्या अपन? देखते हैं ना, अरे देखते हैं कि नहीं देखते हैं, सभाओं में बैठे रहते हैं। तो भैया ये बैठे तो रहते हैं लेकिन वोट नहीं कर सकते, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और इसके साथ में यहाँ पे देख लो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और यहाँ पे एडवोकेट जनरल, अलग से इसलिए लिख दिया क्योंकि ये एक अलग आर्टिकल है। इन आर्टिकल स्पेशल आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, इनका बोलने का अधिकार है, इनका पार्टिसिपेट करने का अधिकार है, बट नॉट एंटाइटल्ड टू वोट। ये वोट नहीं कर सकते, हर्षरन वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये कहा गया था कि जो मेंबर्स हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुए या ये हुए लाइक अटॉर्नी जनरल हुए, ये बैठ के सुन सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मुंह चला सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते। ठीक है, तो मैं मानती हूँ समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भाई कौन होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? एक अच्छी क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है, कैग बनने के लिए। कैग बनने के लिए कौन है करंट कैग? मुझे मुर्मू मुर्मू याद आ रहा है, करंट कैग कौन है? अपन ने उस दिन भी देखा था, संजय मूर्ति, याद कर लो। जब भाई एग्जाम में कभी भी आप एग्जाम देने जाओ कॉन्स्टिट्यूशन का, तो मैं हर चीज इसलिए नहीं लिख सकती क्योंकि ले भाई फिर बदलते हैं, लेकिन आपको यदि कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम देने, कौन तो आपका अटॉर्नी जनरल इंडिया है, कौन आपका एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया है,
ठीक है, इंटरव्यू देने जाओ तो ये चीजें ध्यान रखनी है, कौन आपका प्रेसिडेंट है, कौन आपका वाइस प्रेसिडेंट है, कौन आपका चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, कौन आपके सीजेआई है, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो अपना करंट में कौन है, करंट में है संजय मूर्ति। संजय मूर्ति है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। क्या करते हैं ये, अकाउंट्स ऑडिट करते हैं, कौन से, यूनियन और स्टेट के अकाउंट्स ऑडिट करते हैं। मतलब इतनी बड़ी पोजीशन है, क्या कोई छोटी मोटी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ऑफकोर्स आर्टिकल 148 में दे रखी है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। ठीक है, तो कितने बड़े लेवल के लोग होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता होनी चाहिए इनके अंदर। कैसे, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता। और इनका जो काम पीरियड रहता है वो रहता है 6 साल और 65 साल, जो भी जल्दी कंप्लीट हो जाए। 6 साल और अपना 65 साल, जब 65 के हो जाए या 6 साल कंप्लीट हो जाए तो इनका टाइम पीरियड उतना ही जैसे सुप्रीम कोर्ट का रहता है। क्वालिफिकेशन बताई दी, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता होनी चाहिए, और इनका रिमूवल भी सुप्रीम कोर्ट के जज बन, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है रिमूवल, वैसे इनका रिमूवल होता है। तो देख लीजिए कैग कौन अपॉइंट करता है, कैग प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। कौन अपॉइंट करता है, कैग, कैग प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। 6 साल तक का टाइम पीरियड, 65 साल तक का टाइम पीरियड, जो भी जल्दी हो। सैलरी इनको सुप्रीम कोर्ट के जज की जितनी मिलती है। रिमूवल इनका सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसे होता है। करते क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के रिसिट और एक्सपेंडिचर, स्टेट गवर्नमेंट के रिसिट और एक्सपेंडिचर का क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं। ठीक है, ऑडिट करते हैं। प्रेसिडेंट को लाइक देखो सुनो, यूनियन से रिलेटेड जो ऑडिट रिपोर्ट है वो किसको सबमिट करेंगे, कॉमन सेंस की बात है, प्रेसिडेंट को सबमिट करेंगे। स्टेट से रिलेटेड जो लाइक वो है, स्टेट से रिलेटेड जो भी ऑडिट रिपोर्ट है वो गवर्नर को सबमिट करेंगे। तो ये लिखा है कि ऑडिट, ये क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट यूनियन की रिसिट और एक्सपेंडिचर की। ये क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को ऑडिट रिपोर्ट सेंड करते हैं। ठीक है, और ये स्टेट के केस में गवर्नर को सेंड करते हैं, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मीटिंग को अटेंड करते हैं। ठीक है, अब हमारा एग्जीक्यूटिव पार्ट कंप्लीट हो चुका है। मैं मानती हूँ समझ में आ गया होगा एग्जीक्यूटिव पार्ट। आपको कौन दिखता है एग्जीक्यूटिव में, वो सब चीजें हमने कंप्लीट कर ली है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कैग और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसके अलावा कौन दिखता है, कोई नहीं दिखता। हम हमारे एग्जीक्यूटिव पार्ट से डन कर चुके हैं। अब हम आएंगे लेजिस्लेटिव पार्ट। किस पे, लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव का एग्जीक्यूटिव पार्ट लाइक प्रेसिडेंट, ये जो कार्यपालिका। अब हम आते हैं लेजिस्लेटिव पार्ट पे। अब लेजिस्लेटिव पार्ट क्या होते हैं, जो कानून बनाते हैं। ठीक है, कानून बनाते हैं। तो अभी हमने आर्टिकल 52 से कुछ नहीं करा, अपने 52 से अपन आए हैं 76, और एक अपन ने 88 पढ़ा है। ठीक है, और यहाँ पे शायद 153 से 161, एक 63 से 69 अपन ने वाइस प्रेसिडेंट पढ़ लिया, और ये 160 153 से शायद 161 ऐसा कुछ कर लिया अपन ने एग्जीक्यूटिव का हिस्सा। अब अपन आते हैं कानून के हिस्से से। पता है बहुत सारे लोग यही कंफ्यूज होते हैं क्या चल रहा है टेबल। तो अपना एग्जीक्यूटिव का डन हो गया। अब अपन आते हैं लेजिस्लेटिव, जो कानून बनाती है। तो अपन को सबको पता है, यहाँ पे कानून बनाती है पार्लियामेंट, और यहाँ पे कानून बनाती है स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, यहाँ पे पार्लियामेंट बनाती है, पार्लियामेंट के सबको अपन रट लिया है। पार्लियामेंट में होता है प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट में होता है गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल केवल और केवल 6 राज्यों में है, 6 राज्यों में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, जो केरल वेरल जितना मुझे याद आ रहा है। ठीक है, तो आओ क्या क्या दे रखा है आर्टिकल, तो चलो ये नंबर याद कर लेना, आज देखते हैं जितना जितना मैंने बनाया वो देख लेते हैं। कि पार्लियामेंट इज इक्वल टू प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। तो मैंने आपको बताया इवन दो प्रेसिडेंट हिस्सा है पार्लियामेंट का, लेकिन पार्लियामेंट में ऐसे भाग भाग नहीं लेता है। ठीक है, लेकिन क्यों है, क्योंकि क्या करता है, बिल बिल को बाद में फाइनलाइज ये करता है ना, लास्ट में तो यही तो सिग्नेचर करता है, ध्यान रखो बिल में, इसलिए बना देते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो स्टेट लेजिस्लेचर में क्या होता है, गवर्नर, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो सबको पता है यहाँ काउंसिल ऑफ स्टेट होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, यहाँ लोकसभा होती है, यहाँ पे काउंसिल लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। ठीक है, तो ये दोनों जगह, दोनों चीजें कहाँ पे है, तो ये दोनों चीजें यूपी में है। ठीक है, ये एपी में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है, कर्नाटका में। यहाँ पे बाय कैमरल लेजिस्लेचर है, वही लोकसभा राज्यसभा, मतलब यहाँ का तो विधानसभा विधान परिषद। और लेजिस्लेटिव असेंबली अदर स्टेट्स में, बाकी मतलब हर अदर स्टेट, जैसे राजस्थान है तो राजस्थान में केवल और केवल डिसीजन कौन लेगी, लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पहले विधानसभा जाएगा, विधान परिषद जाएगा, लेकिन ऐसा 6 जगह पे, कितनी जगह, 6, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। तो यहाँ पे आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल भी दिखेगी। ठीक है,
राज्यसभा की एक्सक्लूसिव पावर क्या है? तो राज्यसभा की बहुत सारी एक्सक्लूसिव पावर है, इतना याद भी मत करो। बहुत सारी मतलब आप सबको पता है, जहाँ पे जैसे 3 तरीके की लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कौन करने, यदि तीनों लिस्ट में कोई भी हिस्सा नहीं आ रहा तो कौन बनाएगी कानून? राज्यसभा कानून बनाएगी। ठीक है। और इमरजेंसी में कौन, वो सॉरी, इमरजेंसी में राज्यसभा क्या, मतलब इमरजेंसी में भी स्टेट के भी लिए राज्यसभा कानून बनाती है। तो ये स्पेशल पावर है, वो अपन को यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, ज्यादा अपन। और अभी अपन बात कर रहे हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करना और लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश करना। ये काम किसका है? ये काम है इसका, पार्लियामेंट। किसका काम है? पार्लियामेंट का काम है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल कहाँ बनानी चाहिए और कहाँ अबॉलिश करनी चाहिए। ठीक है, अब आओ ये बात करते हैं। अभी तक तो अपन वही पढ़ रहे थे, अब आते हैं अपन। ठीक है, तो मैं मानती हूँ कि समझ में आ रहा होगा, इसमें स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। अभी अपन एग्जीक्यूटिव खत्म करके अब अपन लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव रेलिवेंट आर्टिकल, क्योंकि राज्यसभा एक अपर हाउस है, तो पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? राज्यसभा। और यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, राज्यसभा एक अपर हाउस है, इसके अंदर ये आर्टिकल 80 है, ये आर्टिकल 171 है। इसके अंदर 250 मेंबर, जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 250 मेंबर होनी चाहिए। अभी करंट में 245 चल रही है। कौन चल रही है? अभी करंट में 245 चल रही है, लेकिन जो इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो कितनी होनी चाहिए? वो 250 होनी चाहिए, है, मतलब 250 ऑथोराइज है। और इसकी जो है मैक्सिमम, वो है 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कितनी होनी चाहिए? 250। यहाँ पे कितनी होनी चाहिए? लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसका 1/3। ठीक है, इसमें मिनिमम 40 मेंबर होने चाहिए। और अभी करंट में यहाँ पे ये जो राज्यसभा है, इसमें 245 मेंबर चल रहे हैं। ठीक है, तो अब हमको पता ही है कि किस किस तरीके के मेंबर होते हैं। एक होते हैं इलेक्टेड मेंबर, एक होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर। नॉमिनेट यहाँ कौन करता है? यहाँ पे नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। कौन करता है? प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है 12 मेंबर। ठीक है, सोशल, ये लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल वर्क, लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल वर्क के आधार पर। और यहाँ पे मैंने उस दिन सिखाया था, यहाँ पे भी 1/6, यहाँ पे 12 मेंबर प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और यहाँ की लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1/6 मेंबर गवर्नर अपॉइंट करता है, जिसमें वही लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस। लेकिन कोऑपरेटिव मूवमेंट इसके अंदर नया है। एक बार हैंड रेज करो, ये पॉइंट याद रखो, ये प्री में पूछा जाता है कि गवर्नर किस आधार पे। तो एक कोऑपरेटिव मूवमेंट भूल जाते हैं, क्योंकि हमको लगता है दोनों में सिमिलर है। अब आओ, ये तो हमने नॉमिनेटेड मेंबर की बात कर ली। नॉमिनेटेड मेंबर 12, तो नॉमिनेटेड टोटल तो तुमने बोले 250, तो 12 ही तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। तो बाकी के 238 कैसे अपॉइंट होंगे? तो 238 पढ़ लेते हैं। 238 स्टेट में 238 कहां से आएंगे? स्टेट से। इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ध्यान से सुनो, क्यों बड़ा बोलते हैं? जो देखो, हम किसको वोट देते हैं? हम देते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, हम देते हैं स्टेट में। ध्यान से सुनो, हम लोग जो वोट देते हैं वो स्टेट में वोट देते हैं। फिर स्टेट में कौन अपॉइंट होते हैं? एमएलएज। एमएलएज, तो इसलिए तो इसको अपर हाउस बोलते हैं। यहाँ पे कौन वोट दे रहा है? यहाँ पे एमएलएज पहुंचते हैं वोट देने के लिए। अपन डायरेक्ट वोट नहीं देते लोकसभा में, सॉरी राज्यसभा में। अपन कभी भी डायरेक्ट वोट नहीं देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन अपॉइंट करेंगे ना लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग इनको अपॉइंट करेंगे। तो देखो कि 230 from states elected by the elected member of state legislative assembly in accordance with the system of proportional representation transferable vote of the UTs as chosen, है ना। ये स्टेट के लिए तो कैसे करेंगे? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर करेंगे। यूटीज के लिए पार्लियामेंट बताएगा, यूटीज के इलेक्टेड मेंबर के लिए। ठीक है, एक बार हैंड रेज करो, समझो अपर हाउस क्यों बोलते हैं। समझ, मतलब अपर हाउस क्यों बोलते हैं? ऐसे मैं इसको याद करने के मकसद से बोल रहा हूँ। हम लोग डायरेक्ट वोट करने नहीं पहुंचते यहाँ पे, राज्यसभा में डायरेक्ट वोट करने के लिए नहीं बोलते। जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, उसके मेंबर जाकर इनको अपॉइंट करते हैं। उसके मेंबर जाके इनको अपॉइंट करते हैं स्टेट की। अब देखो, हम किसके लिए हम वोट करते हैं? हम विधानसभा के लिए वोट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग इनको वोट करते हैं। स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग इनको वोट करते हैं। आइए देखिए, अब ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि राज्यसभा बड़ी होती है तो हम राज्यसभा को पहले पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल बड़ी होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को पढ़। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर कैसे अपॉइंट होते हैं? तो ध्यान से सुनिएगा।
कि जो 1/3 मेंबर होते हैं, वो 1/3 मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, वही देखो 1/3 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम प्रोपोर्शनल, जो सिंपल सा स्टेट के भी लेजिस्लेटिव काउंसिल की भी लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग जाकर अपॉइंट करते हैं, ठीक है। फिर आपको अब देखो क्या हो सकता है, देखो एक लेजिस्लेटिव असेंबली के लोगों ने वोट कर दिया, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के लोगों ने वोट करा। फिर जो भी नॉर्मल लोग दिखते ना, कौन दिखेगा आपको लेजिस्लेटिव असेंबली के बाद में? म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपैलिटीज दिखेगी। फिर म्युनिसिपैलिटीज के बाद में कौन दिखेंगे? पढ़े लिखे लोग आपको, जो लोग ने ग्रेजुएट ग्रेजुएट, इतने बड़े भी नहीं, अपने जैसे नहीं, हमारे जैसे नहीं, सीएस, जो ग्रेजुएट ग्रेजुएट लोग हैं ना, वो देंगे वोट। और इसके अलावा कौन दिखेंगे आपको? जो 10th 12th के टीचर्स पढ़ाते हैं वो। तो क्या बोला मैंने? अपन लोग कभी भी लोकसभा, ये जो राज्यसभा है और ये जो अपनी विधान परिषद है, इसके लिए डायरेक्ट नहीं पहुंचते हैं। हम एक बार इस चीज के लिए हैंड रेस कर दो, माइंड में बिठा लो, आपको नहीं दिखेंगे डायरेक्टली राज्यसभा, विधान परिषद, इनके लिए अपन वोट नहीं, अपन वोट करते हैं विधानसभा, वो सॉरी लोकसभा, विधानसभा, समझो। तो जो लोकसभा के लोगों को अपन वोट करते हैं ना, ठीक है, जो अपने जो लोकसभा, क्या सॉरी लेजिस्लेटिव असेंबली के लोगों को अपन वोट करते हैं ना, वो पहुंचते हैं यहाँ पे। कौन पहुंचते हैं? वो पहुंचते हैं यहाँ पे। तो ये अपर हाउस है। तो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बहुत, जैसे हर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग आके ये राज्यसभा को बनाएंगे, और पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेटिव के असेंबली के लोग जो अपॉइंट कर देंगे ये काउंसिल ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को। फिर मैम एक बार रिपीट कर देंगे, लास्ट टाइम रिपीट कर देना मैम। देखो सुनो, बिल्कुल ध्यान से सुनो, कुछ नहीं यहाँ पे ना डायरेक्ट अपॉइंटमेंट, डायरेक्ट वो नहीं होता, मतलब डायरेक्ट वोटिंग नहीं होती यहाँ पे, क्योंकि अपर हाउस है, अपन कभी भी अपर हाउस के लिए डायरेक्ट वोटिंग नहीं करते। यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ना, बस सिंपल से यह याद रखो, ये लोकसभा है, ये डन है, और ये लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, ये पता है ना अश्मिता? ये हाउस ऑफ पीपल है, ये लोक लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये काउंसिल ऑफ स्टेट है, ये राज्यसभा है, और यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, डन। तो ये अपर हाउस है, क्योंकि ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग होते हैं ना, ये इनको अपॉइंट करते हैं, ये इनको इलेक्ट करते हैं, अपन लोग डायरेक्ट इलेक्ट नहीं करते, डन, समझ गई? और ये राज्यसभा है, तो राज्यसभा तो संपूर्ण देश के लिए बनती है, अश्मिता डन्ना, राज्यसभा तो पूरे देश के लिए बनती है, ठीक है। तो राज्यसभा में अलग अलग राज्य के लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग प्रपोर्शनेटली क्या करते हैं? इनको वोटिंग रिप्रेजेंट करके वोटिंग देते हैं। और ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये केवल एक स्टेट के लिए बनेगी। तो इस लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग, मतलब वोटिंग, ये होती है ना राज्यसभा, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल में, इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग ही वोट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे राजस्थान की लेजिस्लेटिव असेंबली, तो राजस्थान की लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए वोट करेंगे। कोई गलत बोल रही हूँ क्या मैं? जितना मुझे इतना ही नॉलेज है, इतना ही ज्ञान है, मैं सही देना चाह रही हूँ। एक बार हैंड रेज कर दो। यहाँ पे तो राज्यसभा पूरे देश को रेफर करती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल एक स्टेट को रेफर करती है, यहाँ पे राज्यसभा के लोगों को अपॉइंट करती है लेजिस्लेटिव असेंबली, तो क्योंकि पूरे देश को वो कर रही है, रेफर कर रही है, तो पूरे देश के लिए अलग अलग लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग प्रपोर्शनेटली रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से क्या कर देंगे? इलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, केवल एक राज्य को वो करती है, रेफर कर रही है, मतलब राज्य को प्रदर्शित कर रही है। तो यहाँ पे इस राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग इनको अपॉइंट करेंगे। अश्मिता डन। मैं वापस बोल दी हूँ, यहाँ पे आप ध्यान से, दिमाग से मत लगाओ, अब ये ध्यान रखो कि लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग, जो राज्यसभा होती है, चाहे वो स्टेट की हो, ठीक है, स्टेट की मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल, और यहाँ पे देश की काउंसिल ऑफ स्टेट, उसको लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग ही क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। एक बार हैंड रेस कर दो बस अश्मिता, दिमाग नहीं लगाना। ये जो बड़ी बड़ी चीजें लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ध्यान से सुनो। अब देखो, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि नॉमिनेटेड मेंबर कौन अपॉइंट करता है अश्मिता? जल्दी बताओ। नॉमिनेटेड मेंबर प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। यहाँ के नॉमिनेटेड मेंबर कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर। यहाँ के इलेक्टेड मेंबर कौन अपॉइंट करेगा? लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर। यहाँ के भी काउंसिल ऑफ स्टेट के जो मेंबर है, वो कौन अपॉइंट करेगा? लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन पर्टिकुलर स्टेट की, ठीक है। फिर देखो, वो देख लेंगे, चलो अपन अब आओ, ये देखो 1/3 कौन से अपॉइंट होंगे? तो मैंने आपको बोला 1/3 थोड़े बड़े लोग अपॉइंट करेंगे। फिर जो 1/3 होंगे,
वो कौन अपॉइंट करेंगे? वो लोकल बॉडीज, म्यूनिसिपैलिटीज के लोग वगैरह अपॉइंट करोगे। फिर जो अब छोटे छोटे लोग जो है ना, जैसे 10th 12th के जो टीचर्स हैं या जो ग्रेजुएट्स हैं, वो 1/12 करते। तो आओ देखो, देखो 1/3 of legislative council are elected by elected member of legislative assembly in accordance with the system of proportional representation single transferable vote. 1/3 of member are elected by the member of local bodies like municipalities. 1/12 member, देखो सबसे पहले मैंने बोला थोड़े बड़े लोग, फिर मैंने क्या बोला? म्यूनिसिपैलिटीज के बाद लोग, फिर मैंने आपको बोला बीकॉम जो ग्रेजुएट्स, बीए बीकॉम कि 1/12 मेंबर ऑफ इलेक्टेड बाय द रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स इन, मतलब रटाने के हिसाब से कि जो रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स है ना 3 इयर्स स्टैंडिंग में, वही ग्रेजुएट्स कौन होते हैं? 3 इयर्स स्टैंडिंग में। तो 1/12 वो वोट करेंगे और 1/12 कौन करेगा इलेक्ट? तो 1/12 इलेक्ट करेंगे टीचर्स ऑफ सेकेंडरी और हायर लेवल स्कूल इन वेस्ट। याद रहेगा ना, माइंड में दिमाग मत लगाओ। 1/6 1/6 1/12 सबसे बड़े लेजिस्लेटिव असेंबली, फिर 1/6 म्यूनिसिपैलिटी, 1/12 ग्रेजुएट्स, 1/12 सेकेंडरी हायर सेकेंडरी के जो टीचर्स हैं, और 1/6 जो नॉमिनेटेड है वो तुम्हें मैंने बता ही दिया। 1/6 जो नॉमिनेटेड है वो गवर्नर अपॉइंट करेगा, और लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स, ऑपरेटिव मूवमेंट इसके आधार। डन। अब आओ, अब अपन किस पे आ गए? अब अपन आ गए लोअर हाउस पे। किस पे आ गए अपन? लोअर हाउस पे। सुन लो क्या, कौन लोअर हाउस पे कैसे इलेक्शन होते हैं? अश्मिता, कैसे इलेक्शन होते हैं लोअर हाउस में? डायरेक्ट इलेक्शन होता है। याद रखोगे ना, जो राज्यसभा है उसमें डायरेक्ट इलेक्शन नहीं करते अपन लोग, लोअर हाउस में किस इलेक्शन करते हैं? डायरेक्ट। तो ये आर्टिकल 81 चलता है, ये 170 चलता है, यहाँ पे 550 मेंबर होते हैं। देखो लोग समझ, हम डायरेक्ट, देखो ऐसे याद, कंफ्यूज मत होना कि 250 है किस में 5.5। भाई डायरेक्ट इलेक्शन करते हैं तो ज्यादा लोग ही तो होंगे, हम लोग कितने सारे लोग हैं वोट देने जाने पहुंचने वाले। तो यहाँ पे है 550 मेंबर, वहां पे है 250 मेंबर, यहाँ पे 550 मेंबर, वहां पे 250 मेंबर, ठीक है। तो यहाँ पे 550 मेंबर होते हैं, जिसमें 530 तो स्टेट से सेलेक्ट होते हैं और 20 यूटी से सेलेक्ट होते हैं। यहाँ पे 500 मेंबर होते हैं और मिनिमम 60 मेंबर होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन जो मिजोरम है, सिक्किम है, गोवा है, उसमें अब 60 मेंबर तो हो ही नहीं सकते मिनिमम, तो मिनिमम यहाँ पे कम हो सकते हैं इनकी लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट मेंबर 543 है, और यहाँ पे वेरीड बाय स्टेट है, ठीक है। यहाँ पे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी से डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, और यहाँ पे भी डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, क्योंकि ये विधानसभा है, ये लोकसभा है, ठीक है। अदर प्रोविजन कौन बनाएगी? पार्लियामेंट बनाएगी, इसके स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगी। और ये तुम्हें मैंने बता ही दिया, लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट और अबॉलिश कौन कर सकती है? पार्लियामेंट कर सकती है। अब आ जाओ, अब सुनो, राज्यसभा का कभी अंत नहीं होता, राज्यसभा का कभी भी अंत नहीं होता, ठीक है। तो देखो ये भी एक परमानेंट हाउस है राज्यसभा ना, अंत तो किसी का ही नहीं होगा। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, इसके 1/3 मेंबर हर 2 साल में क्या होते हैं? रिटायर होते हैं। वैसे तो परमानेंट हाउस है, लेकिन इसके हर 1/3 मेंबर क्या होते हैं? 2 साल में रिटायर होते हैं। जो भी आपको, जो भी एक्सपीरियंस, जो बड़े आदमी दिखेंगे वो 2 साल में रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। ये है लोकसभा, अपन पहले पढ़ रहे राज्यसभा, ये पढ़ रहे लेजिस्लेटिव हाउस। देखो सुनो, जो राज्यसभा है वो परमानेंट हाउस है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी परमानेंट हाउस है। इसके भी 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते हैं, और इसके भी 1/3 मेंबर हर 2 साल में। यदि अपन कैलकुलेशन मिलाएं तो ये मैक्सिमम 6 इयर्स में लोग रिटायर होके नए नए आ जाते हैं, ठीक है। याद रखो कि जो राज्यसभा है उसके हर हर साल, हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके भी हर 2 साल में 1/3 मेंबर क्या होते हैं? निकल। अब लोकसभा, लोकसभा का जो टाइम पीरियड है वो 5 साल है। कितना? 5 साल है। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका भी टाइम पीरियड कितना है? 5 साल। आपसे पूछा राज्यसभा का कोई टाइम पीरियड है क्या? तो जनरली राज्यसभा का टाइम पीरियड नहीं है, उसके 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते हैं। तो हम एग्जैक्ट ऐसे टर्म बना लेते हैं कि 6 इयर्स में। लेकिन जो अपनी लोकसभा है और जो यहाँ पे अपनी विधानसभा है वो 5 साल में, 5 साल के एक बार बनने के बाद 5 साल तक रहती है, 5 साल तक रहती है। और फिर मैंने फिर क्या लिखा है? लेकिन प्रेसिडेंट द्वारा इसे डिसॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि किया जा सकता है, इसे गवर्नर द्वारा डिसॉल्व किया जा सकता है। और जनरल टाइम पीरियड लोकसभा कितना है? 5 साल, लेकिन इमरजेंसी में 6 साल हो जाता है, ठीक है। ये सब इतना दिमाग मत लगाओ। जनरल टाइम, बस इतना से याद कर लो कि जनरल टाइम पीरियड किसका है? लोकसभा का 5 साल,
ठीक है, राज्यसभा का कोई टाइम पीरियड नहीं है, लेकिन हर 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते हैं। यहाँ भी सेम है, लेजिस्लेटिव असेंबली का 5 साल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के हर 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते हैं। ठीक है, लेकिन इमरजेंसी में इसका टाइम पीरियड 1 साल बढ़ जाता है। स्पीकर, जब तक नए लोकसभा का नया चेयर मेंबर नहीं आ जाता तब तक स्पीकर रहता। अब देखो यहाँ कौन होती है, ध्यान से सुनो। ये लोग, अब अपन बात करते हैं लोकसभा, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ पे राज्यसभा और यहाँ पे लेजिस्लेटिव। यहाँ पे तुम्हारे को दिखेंगे लोकसभा में चेयरमैन नहीं, स्पीकर। कौन दिखेंगे, स्पीकर। यहाँ पे राज्यसभा में तुमको कौन दिखेगा, चेयरमैन। कौन दिखेगा, चेयरमैन। और सेम यहाँ पे स्पीकर दिखेंगे और यहाँ पे दिखेंगे तुमको चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन। यहाँ पे भी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, यहाँ पे चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन। देखो अब अपन आते हैं क्वालिफिकेशन, लास्ट एक बार देख लेते हैं। चलो अपन बाद में पढ़ लेंगे, बहुत ज्यादा हो गया। इसके अलावा मतलब ये कल पढ़ लेंगे अपन। ठीक है, जब बस इसमें कुछ भी नहीं है, मैं सही बता रही हूँ। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का ये वाला हिस्सा है ना, बस आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा ना, तो आप ऑटोमेटिकली चीजें क्रिएट करते जाओ। ठीक है, बाकी अब 5 दिन कंटिन्यू क्लास है, इसमें पूछना भी नहीं है, मैं मतलब इमरजेंसी में ही बोल दूंगी यदि नहीं हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।